विवादों में बने हुए शख्स जिनके प्रयासों से भारत में सूचना की क्रांति आई थी। बहुत समय नहीं हुआ जब भारत में टेलीफोन को एक पेपरवेट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। टेलीफोन का उपकरण इतना भारी हुआ करता था कि बहुत से लोग उसे इस डर से नहीं उठाते थे कि उन्हें कहीं हार्निया ना हो जाए। एक मजाक यह भी प्रचलित था कि कभी कभी अभिभावक अपने शरारती बच्चों को नियंत्रण में लाने के लिए इसके भारी रिसीवर का इस्तेमाल करते थे। कहने का मतलब यह है कि टेलीफोन को आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए संयोग बस ही इस्तेमाल किया जाता था। डेड टेलीफोन भारतीय संस्कृति का एक प्रचलित मुहावरा बन गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निवास भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत के हर 100 में से 100.4% लोगों के पास टेलीफोन होते थे। इनमें से 55% फोन शहरी आबादी के 7% लोगों के पास थे। इन सब के बदलने का श्रेय अगर किसी को जाता है, वो एक शख्स है जिनका नाम है सैम पित्रोदा। सैम के सफर की शुरुआत ओडिशा के बलांगीर जिले के एक छोटे से गांव तितलागढ़ में हुई थी। सैम के दादा बढ़ई और लोहार का काम किया करते थे। उस जमाने में सैम का सबसे प्रिय शगल होता था अपने घर के सामने से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर 10 पैसे का सिक्का रखना और ट्रेन के गुजरने के बाद कुचले हुए सिक्के को ढूंढकर जमा करना। सैम के पिता चाहते थे कि वो गुजराती और अंग्रेजी सीखे, इसलिए उन्होंने उन्हें के लिए पहले गुजरात में विद्यानगर के शारदा मंदिर बोर्डिंग स्कूल और फिर बड़ौदा विश्वविद्यालय भेजा। वहां से उन्होंने भौतिकी शास्त्र में प्रथम श्रेणी में एमएससी की परीक्षा पास की। वहीं उनकी मुलाकात उनके भावी पत्नी अनुछाया से हुई। जब उन्होंने अनु को पहली बार देखा तो वे धूप में पहले बाल सुखा रही थी। सैम याद करते हैं, मैंने उसे देखते ही पहली निगाह में अपना दिल दे दिया था। उस समय मैं सिर्फ 20 साल का था। आज की तरह उस समय भी मेरे पास डायरी हुआ करती थी। उसमें मैंने लिखा था कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, लेकिन अनु तक अपनी भावना पहुंचाने में सैम को 1.5 साल लग गए थे। अमेरिका जाने से पहले वो उनका हाथ मांगने उनके पिता से मिलने गोधरा गए। अभी उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी ही थी कि उनका कुत्ता दौड़ते हुए आया और उसने सैम के हाथ में काट खाया। सैम उससे बच इतने परेशान हुए कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और अनु का हाथ मांगने की बात उनके दिल में ही रह गई। जब सैम शिकागो पहुंचे तो उन्होंने अमेरिकी संस्कृति से सामंजस्य बैठाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। सैम याद करते हुए वहां सब कुछ नया था, हर चीज अजीब सी लगती थी। लोग अजीब थे, खाना अजीब था, बातें अजीब थी, भाषा अजीब थी। पहली बार मैंने वहां डोर नॉब देखा। हमारे यहां तो सांकल होती थी, रिवॉल्विंग दरवाजा पहली बार मैंने वहां देखा। हमारी समझ में आ गया था कि जिंदगी अब आगे देखने के लिए है, पीछे देखने के लिए नहीं है। वो बताते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा सांस्कृतिक झटका यह था कि एक साथ कई लोग बाथरूम में सामूहिक तौर पर नहाया करते थे और वो भी बिल्कुल नंगे होकर। मुझे ऐसा करते हुए बहुत शर्म आई, इसलिए मैंने उनसे बचने के लिए रात के 12 बजे नहाना शुरू कर दिया ताकि हॉस्टल के बाथरूम में कोई शख्स मौजूद ना हो। पढ़ाई खत्म करने के बाद सैम ने टेलीविजन ट्यूनर बनाने वाली कंपनी ओक इलेक्ट्रिक में काम करना शुरू कर दिया। तब तक सैम का नाम सत्यनारायण पित्रोदा हुआ करता था। जब उनको अपनी तनख्वाह का चेक मिला तो उसमें उनका नाम सैम लिखा हुआ था। जब वो वेतन का काम देखने वाली महिला के पास इसकी शिकायत लेकर गए तो उसने कहा कि तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, इसलिए मैंने इसे बदल दिया। सैम ने सोचा कि कोई कैसे उनकी मर्जी के बगैर उनका नाम बदल सकता है, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि अगर वो चेक में नाम बदलने पर जोर देंगे तो उन्हें इसे भुनाने में भी 2 हफ्ते लग जाएंगे। ये नाम उनसे चिपक गया और वो सत्यनारायण से सैम हो गए। 1974 में वो दुनिया के सबसे पहली डिजिटल कंपनियों में से एक विस्कॉम स्विचिंग में काम करने लगे। 1980 में रॉकवेल इंटरनेशनल ने इसे खरीद लिया। सैम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए और इसमें उनकी हिस्सेदारी भी हो गई। उन्होंने इसे बेचने का फैसला किया और मुआवजे में उन्हें
40 लाख डॉलर मिले। 1980 में वो दिल्ली आए। इससे पहले वो 15 साल की उम्र में एक कॉलेज टूर पर सिर्फ 2 दिन के लिए ही दिल्ली आए थे। वो उस समय दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ ताज होटल में रुके हुए थे। वहां पहुंचे ही उन्होंने अपनी पत्नी अनु को टेलीफोन करने की कोशिश की, लेकिन टेलीफोन लगा ही नहीं। अगले दिन सुबह जब उन्होंने अपने होटल की खिड़की से झांका तो देखा कि नीचे सड़क पर डेड फोन की एक सांकेतिक शव यात्रा निकल रही है। शव की जगह टूटे हुए काम ना करने वाले फोन रखे हुए थे और लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे। शैम ने उसी समय तय किया कि वो भारत को टेलीफोन व्यवस्था को ठीक करेंगे। 26 अप्रैल 1984 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सी डॉट की शुरुआत की मंजूरी दी। शैम को ₹1 वार्षिक वेतन पर सी डॉट का प्रमुख बनाया गया। शैम बताते हैं, रूजवेल्ट के समय में अमेरिका में लोगों ने देश की अपनी मुफ्त सेवाएं दी थी। हमारे जो दोस्त यहां से रजनी कोठारी, आशीष नंदी, धीरू भाई सेठ, उन सब ने कहा कि अगर तुम्हें देश की सेवा करनी है तो दिल लगाकर काम करो। वो कहते हैं, मैंने सोचा कि यह समय भारत को देने का है, उससे लेने का नहीं। भारत ने मुझे बहुत कुछ दिया था। मैंने $10 में यहां से मास्टर्स किया फिजिक्स में। उस जमाने में तनख्वाह तो बहुत थी नहीं, 10,000 रुपए महीने तनख्वाह लेकर मैं क्या करता। इससे पहले शैम ने इंदिरा गांधी और उनके मंत्रिमंडल के सामने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया। शैम कहते हैं, हमने बेंगलोर में हार्डवेयर डिजाइन करना शुरू किया। सॉफ्टवेयर के लिए हमें दिल्ली में जगह नहीं मिल रही थी। राजीव गांधी ने सलाह दी कि आप एशियाड विलेज जाइए। जगह तो अच्छी थी लेकिन वहां एयर कंडीशनिंग नहीं थी। दिल्ली की गर्मी में एयर कंडीशनिंग ना हो तो सॉफ्टवेयर का काम करना नहीं हो सकता। अकबर होटल में जगह खाली थी, हमने वहां 2 फ्लोर ले लिया। भारत में टेलीफोन का प्रचार प्रसार यहीं से शुरू हुआ। वो बताते हैं कि शुरू में फर्नीचर नहीं था। हमने 6 महीने तक खटिया पर बैठकर काम किया। हमने 400 युवा इंजीनियरों को भर्ती किया, उन्हें ट्रेनिंग दी। पता चला कि इनमें कोई लड़की नहीं है। फिर लड़कियों को लाया गया। उसमें कुछ ही महीनों में भारत के हर गली कूचे में पीले रंग की एसटीडी या पीसीओ बूथ दिखाई देने लगे थे। इस पूरे अभियान में 20 लाख लोगों को रोजगार मिला, खास तौर पर पिछड़े और शारीरिक रूप से असक्षम लोगों को। फोन भारतीय लोगों की सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गए। बूथ चलाने वाले लोगों ने वहां पर सिगरेट, टॉफियां और यहां तक कि दूध भी बेचना शुरू कर दिया। टेलीफोन अब विलासिता की चीज न रहकर रोजमर्रा की जरूरत की चीज बन गया। शैम बताते हैं, हमने पहले ग्रामीण एक्सचेंज बनाया, फिर बड़ा डिजिटल एक्सचेंज बनाया, फिर तो दूर संचार क्रांति शुरू हो गई क्योंकि लोग कुशल हो गए। वो बीज था जो हमने बोया था। हर शख्स जिसने कभी C.com में काम किया वो आज या तो कोई बड़ा मैनेजर है, प्रोफेसर है या उद्यमी है। हमने एक दक्षता पैदा की और फिर मल्टीप्लायर प्रभाव शुरू हो गया। इस बीच सैम को टेलीकॉम आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। उस दौरान मशहूर कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष जैक वेल्च भारत आए। वो राजीव गांधी से मिलने वाले थे लेकिन वो किसी जरूरी काम में व्यस्त थे। उन्होंने सैम को उनसे मिलने भेजा। सैम ने उन्हें नाश्ते पर आमंत्रित किया। बताते हैं, वेल्च ने पहला सवाल किया, हमारे लिए आपके पास क्या प्रस्ताव है। सैम ने कहा, हम आपको सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं। वेल्च बोले, लेकिन हम तो यहां सॉफ्टवेयर खरीदने नहीं आए हैं, हमारी मंशा तो आपको इंजन बेचने की है। सैम ने कहा कि हमारा आपसे इंजन खरीदने का कोई इरादा नहीं है। वेल्च ने कहा कि हम इतनी दूर से जिस काम के लिए आए हैं आप उस पर बात तक करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब क्या किया जाए। सैम ने कहा, आइए नाश्ता करते हैं। लंबी चुप्पी के बाद वेल्च ने कहा, बताइए, आप सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ कह रहे थे। सैम ने 35 mm की स्लाइड पर अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया। वेल्च ने उसके एक एक शब्द को गौर से सुना और कहा, आप हमसे क्या चाहते हैं। सैम का जवाब था, $1 करोड़ का सॉफ्टवेयर का ऑर्डर। वेल्च ने कहा, मैं अपनी कंपनी की चोटी के 11 लोगों को आपके पास भेजूंगा, आप उन्हें
कन्विंस करिए कि आपके प्रस्ताव में दम है। 1 महीने बाद जीई के चोटी के अधिकारी दिल्ली पहुंचे। सैम ने उस समय नई नई बड़ी कंपनी बनाई थी। इंफोसिस के साथ उनकी बैठक तय हुई। इंफोसिस ने कहा उनका तो कोई दफ्तर भी नहीं है। सैम ने कहा आप जीई वालों को यह बात मत बताइए और उनसे किसी 5 सितारा होटल में मिलिए। वो बैठक हुई और जीई ने $1 करोड़ का सॉफ्टवेयर का पहला ऑर्डर दिया था और यहीं से भारत के सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग उद्योग की नींव रखी गई। लेकिन इस बीच राजीव गांधी चुनाव हार गए। 21 मई 1991 को अचानक राजीव गांधी की हत्या हो गई। इसके बाद सैम का भारत से मन नहीं लगा। सैम याद करते हैं अपने सिर्फ एक प्रधानमंत्री ही नहीं खोया, मैंने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया। ये एक इच्छा और एक सपने का अंत था। मैंने अपनी नागरिकता तक बदल ली थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा था और तभी मैंने पाया कि तब तक मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे। मैंने पिछले 10 साल से कोई वेतन नहीं लिया था। मैंने सोचा कि अब समय आ गया है वापस अमेरिका जाने का। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब सी लग सकती है कि सैम पित्रोदा ने काम करने की धुन में 1965 के बाद से कोई फिल्म नहीं देखी थी। उनके नजदीकी दोस्त और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी बताते हैं सैम पित्रोदा ना तो शॉपिंग करने जाते थे और ना किसी जन्मदिन पार्टी में जाते थे और ना ही कभी फिल्म देखने जाते थे। एक बार वो मेरे घर पर रुके थे। उनकी पत्नी अनु भी उनके साथ थी। मैंने उनसे कहा चलिए फिल्म देखा जाए। सैम ने कहा फिल्म और मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं है, लेकिन मैं उन्हें जबरदस्ती 3 इडियट्स फिल्म दिखाने ले गया था। जब हम फिल्म देखकर बाहर निकले तो अनु ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा धन्यवाद देने की जरूरत है। अनु ने कहा 40 साल की वैवाहिक जिंदगी में हमने पहली बार साथ में कोई फिल्म देखी है। सैम पित्रोदा जैसा बहुआयामी व्यक्तित्व मिलना मुश्किल है, जो बचपन से तबला बजाते हैं, चित्रकारी करते हैं और बेहतरीन संगीत सुनते हैं। गजलें सुनना उन्हें बेहद पसंद है। इकोनॉमिस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ना उन्हें पसंद है। वियना में उनके चित्रों की प्रदर्शनी लग चुकी है। संगीत सुनने का उन्हें बहुत शौक है, खास तौर से ड्राइव करते हुए। बचपन से उन्होंने जो फिल्में देखी थी 50 के दशक में, बरसात, नागिन, कागज के फूल, प्यासा, और जब भी इन फिल्मों के गीत वो सुनते अपने आप को गुनगुनाने से रोक नहीं पाते। आज एक बयान को लेकर वो भारत में चर्चाओं में हैं, जिन पर मोदी ने भी हमला बोला है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।